दोस्तों नमस्कार। इससे पहले के वीडियो में हमने कंपनी के बारे में चर्चा की थी और ये भी कहा था कि ये चैप्टर बड़ा हो सकता है, इसलिए इसको कई पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो पहले पार्ट 1 बन चुका है। आज हम बाकी बची हुई बातों को पार्ट 2 में चर्चा करेंगे, फिर पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से नमस्कार, मैं हूं बी कुमार और आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल। अब इस सेकेंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि कंपनी का बैंक अकाउंट कैसे खोला जाए। हम सभी वैसे जानते ही हैं, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए अच्छा माना जा सकता है जो हमारे नए दोस्त लोग बैंक में आए हैं, न्यू जनरेशन वाले, तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे ही कंपनी का बैंक अकाउंट खोलने की बात होगी, हम उसको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो होगा ही। कंपनी के अकाउंट खोलने के लिए बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है और वो सिग्नेचर कार्ड वगैरह ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, KYC ये सब भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अंडरस्टूड है, फोटोग्राफ वगैरह। अब हम सबसे पहले उसको बोलेंगे कि भाई साहब एक कॉपी दीजिए हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। इतना कागज़ जब हमको दे देगा तो हम कहेंगे कि भाई रिजोल्यूशन भी आप लाए हैं, बोर्ड रिजोल्यूशन, कि हमारे यहाँ खाता खोलेंगे और खाता का संचालन कौन कौन करेगा और कैसे कैसे करेगा, वो बोर्ड रिजोल्यूशन में सारा चीज़ लिखा रहेगा। बोर्ड रिजोल्यूशन की एक हमको कॉपी देगा और उसको सर्टिफाई किया रहेगा चेयरमैन और दूसरा कोई एक और मेंबर। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमको मिलना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मिलना चाहिए हमको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना चाहिए और बोर्ड रिजोल्यूशन मिलना चाहिए विथ फुल डिस्क्रिप्शन। रिजोल्यूशन में फुल डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा कि फना फना बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जो है हम लोगों ने डिसीजन लिया है और उस अकाउंट का संचालन हमारे फनामा फनामा डायरेक्टर करेंगे। ठीक है, अब इतना चीज़ आ गया, अब जाके उनका हम अकाउंट खोलेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है। पहले इंट्रोडक्शन होता था, आजकल इंट्रोडक्शन वैसे भी नहीं होता है। लेकिन कंपनी के अकाउंट में क्या है, ये सारा कागज़ जो हम लोगों को दे रहा है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब वो सरकार का डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से वो निकला हुआ है, इसलिए उसको वो सारा चीज़ करने के बाद ही वो कागज़ सब मिलता है। इसीलिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और आजकल तो इंडिविजुअल अकाउंट में भी इंट्रोडक्शन नहीं लगता है। तो ये बात तो ऐसे नहीं हो गया। अब कंपनी के फेवर में जो चेक होगा वो कंपनी के अकाउंट में ही जमा होगा, भले ही वो बियरर चेक क्यों नहीं हो। कंपनी के फेवर में एक बियरर चेक भी अगर है तो काउंटर पर कैश पेमेंट नहीं होगा, उसको कंपनी के अकाउंट में जाना पड़ेगा। क्लियर? ये बहुत मार्केबल बात है। बियरर चेक भी पेमेंट नहीं होगा, उसको अकाउंट में ही जाना पड़ेगा। अब है कि चेक, कंपनी का चेक साइन कौन करेगा? जो ऑथराइज पर्सन होगा, डायरेक्टर होगा, अभी हमने बताया, जिसका उसने कहा रहेगा। और जो आदमी चेक साइन किया है डायरेक्टर की कैपेसिटी में या किसी कैपेसिटी में जिसको ऑथराइजेशन है, अगर वो गुजर भी जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, मर जाता है, तो भी अकाउंट का ऑपरेशन नहीं रुकेगा। ये हो गई। अब कंपनी को जो चेक पेबल है ये कंपनी के अकाउंट में ही जमा होगा, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई डायरेक्टर अपने खाता में जमा नहीं करेगा, जो करेगा तो उसको कन्वर्सन बोला जाता है। छोड़िए, हटाइए सबको। इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ डायरेक्टर जो है उसको असर नहीं पहुंचाएगा, वो अकाउंट चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसमें 2 डायरेक्टर है, उसमें एक डायरेक्टर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, चाहे मर गया, अब यहाँ जो है उसका अकाउंट का ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर वो दूसरा डायरेक्टर बहाल करेगा, कुछ करेगा, तब जाके रीस्टोर होगा। अब है कि कैश कैसे निकलेगा।
मान लीजिए कंपनी है, उसको कुछ कैश की ज़रूरत है, लेबर का पेमेंट करना है या और कुछ ऐसी चीज़ें हैं छोटा छोटा जिसके लिए उसको कैश चाहिए, तो एक ऑर्डर चेक इशू करेगा वो अपने ही फेवर में, सेल्फ के फेवर में इशू कर लेगा और सैलरी वगैरह देने के लिए अपने ऑथराइज पर्सन को जो है बैंक में वो भेजेगा, वो कैश लेके आएगा। ठीक है, मतलब कोई दूसरा अगर कंपनी के नाम में बेयर चेक इशू कर देगा तो कंपनी जाके पैसा नहीं ले आएगा। कंपनी खुद से सेल्फ के बिहाफ में ऑर्डर चेक इशू करेगा, ऑथराइज पर्सन को भेजेगा, तब जाकर के वो पैसा लेके आएगा। अब एक कंपनी नया नया बना है, मार्केट से भी पैसा ले रहा है, शेयर इशू कर रहा है, तो ये पैसा कहाँ रहेगा? उसके लिए अलग से एक करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, अलग से करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा और सारा पैसा जो है उसी में जमा होगा। इसको कलेक्शन अकाउंट बोलेंगे। और जी पर्पस के लिए जो पैसा आएगा वो सब्सक्रिप्शन मनी कहलाएगा, शेयर सब्सक्रिप्शन मनी। और इसका विड्रॉल और इसका यूज तभी संभव होगा जब वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ला के हमको दे दे। अकाउंट खोलने के टाइम में हम नहीं बोले थे ना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, खाली बोले थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और बोर्ड रिजोल्यूशन। ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं बोले थे, यहाँ काम पर गया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। अब जो पैसा कलेक्ट किया है पब्लिक से शेयर करके, शेयर के नाम पर अलग करेंट अकाउंट में, वो उसका इस्तेमाल वो तभी कर पाएगा जब वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ला के हमको दे दे। ये हो गया। अब है कि बैंक को सावधानी क्या बरतना है, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का, उसको ठीक से रिकॉर्ड करके रखना है। काहे कि कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से कोई भी नोटिस, लीगल नोटिस आपको उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही सर्व करना है। ऐसा नहीं कि एड्रेस सही से नहीं लिखाया, नोटिस कभी सर्वे नहीं हो रहा है, इसलिए इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। अब डिविडेंड अकाउंट, कंपनी को डिविडेंड देना है तो कैसे देगा, उसका कंपनीज एक्ट में व्यवस्था है। वो अलग से एक अकाउंट खोलेगा, उसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेपरेट करेंट अकाउंट खोलेगा फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये सेक्शन 124 में है और उसमें सारा पैसा रखेगा, डिविडेंड जारी करेगा और उसमें से पेमेंट होगा। अगर कोई अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ और उसी में वो रह गया तो अब क्या होगा? पैसा तो उसमें पड़ा रह गया, तो डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर किया था उसके 30 दिन के बाद और अगले 7 दिन के अंदर उस पैसा को क्या कर देना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। कहाँ कर देना है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, डिक्लेरेशन के 30 दिन के बाद और इसके 7 दिन के अंदर। अब उसमें चला गया। अब 7 वर्ष जब पूरा हो जाएगा, पैसा पड़ा रह जाएगा, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, और इसके लिए जो स्पेसिफाइड बैंक है वहाँ इसको ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग खाता खोलने के बारे में समझ गए, अकाउंट में ऑपरेशन कैसे होगा वो समझ गए, डिविडेंड अकाउंट का पेमेंट कैसे होगा वो समझ गए। अब है कि कंपनी ख़त्म होना है किसी कारण से, वाइंड अप करना है, उसको बोलते हैं वाइंड अप करना, लिक्विडेट करना। वो कैसे होगा? कंपनी लिक्विडेट करने के लिए जो शेयर होल्डर है वो डिसाइड कर लेता है वॉलंटरली कि हम इसको वाइंड अप करना है। एक तो ये कारण हो सकता है, और ऐसा कैसे करेगा? एक रिजोल्यूशन पास करेगा जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करेगा कि भाई कंपनी को वाइंड अप करना है, और जिस दिन ये रिजोल्यूशन पास हो गया तो समझा जाएगा कि वाइंड अप का प्रोसेस शुरू हो गया है। क्लियर? वाइंड अप का प्रोसेस कब शुरू हो गया? जिस दिन रिजोल्यूशन पास हो गया कि कंपनी को वाइंड अप करना है, उस दिन से समझा जाएगा कि वाइंड अप का जो है प्रोसेस
चालू हो गया। एक तो ये कारण हुआ कि खुद से कहेगा भाई कंपनी को हम ख़त्म करेंगे। दूसरा कारण होगा कोई कोर्ट ऑर्डर करेगा, और आजकल तो NCLT बन गया है। मान लीजिए कोई बैंक का पैसा लिए हुए है, वो अकाउंट ख़राब हो गया है, पैसा देता नहीं है, तो बैंक NCLT में जाता है। तो NCLT भी ऐसा ऑर्डर कर सकता है। जब ऐसा ऑर्डर करेगा तो एक लिक्विडेटर बहाल होता है। लिक्विडेटर जब बहाल हो जाएगा तो वही लिक्विडेटर जो है उसके पैसे की देखभाल करेगा, और इसका जो बोर्ड का डायरेक्टर वगैरह सबका जो ऑपरेशन का पावर था वो सब खत्म हो जाएगा। लिक्विडेटर ही उसको चलाएगा, मतलब कंपनी का काम सब लिक्विडेटर करने लगेगा। तो ये हो गया वाइंड अप के केस में। वो लिक्विडेटर को बहुत पावर रहता है, वो जो है ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको इंडोर्स भी कर सकता है, प्रोमिसरी नोट भी साइन कर सकता है उसके ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, और अकाउंट भी खोल सकता है। लिक्विडेटर को बहुत पावर होता है ना। तो ये हो गया। अब है लास्ट आइटम आता है इसमें, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। किस ऑर्डर में इसका पेमेंट होगा। मान लीजिए कि कंपनी वाइंड अप हो गया, उससे कुछ पैसा मिला, अब उस पैसा से क्या क्या होगा। सबसे पहले जो उसका वर्कमैन है, वर्कमैन एम्प्लाई है, उसका ड्यूज क्लियर होगा। ये नहीं कि बैंक पहले अपना पैसा ले लेगा, वो नहीं। उसका जो वर्कर सब है जिसको सैलरी नहीं मिला है, उसका जो ड्यूज है सबसे पहले उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद जो सिक्योर क्रेडिटर है, EMT वगैरह किए रहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में चार्ज नो क्रेडिट करवाए रहते हैं, जो सिक्योर क्रेडिटर मतलब बैंक, उसके बाद वो पैसा लेगा। उसके बाद वाइंडिंग अप करने के सिलसिले में पैसा खर्च होता है, तो उसके बाद वो वाला पैसा लेगा। उसके बाद जो प्रेफरेंशियल डेप्ट है, प्रेफरेंशियल डेप्ट मतलब टैक्स वगैरह का पैसा, उसके बाद टैक्स वगैरह का पैसा जाएगा। उसके बाद जो पैसा बच गया तो किसको जाएगा, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको जाएगा, या जिसका परिपार्श्व चार्ज है उसको जाएगा। तो यही ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, कैसे कैसे जाएगा। तो दोस्तों ये कंपनी के अकाउंट के बारे में थी, इसको हम लोग पार्ट 2 करेंगे, और जब पार्ट 3 में हम लोग जाएंगे तो उसमें कंपनी को लोन देने के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो वॉच करने के लिए। ये सब चीज़ तो ब्रांच में होते ही रहता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारा ध्येय ये होता है कि इस चीज़ को मोटे तौर पर समझ जाएं, ताकि ब्रांच चलाने में कठिनाई नहीं हो और कंसेप्शन क्लियर हो कि ये चीज़ क्या होता है। तो फिर से वही आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिए तो और अच्छा है। उससे क्या होगा कि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा वीडियो आ गया, और वैसे आप उसको ढूंढिए उसमें कहाँ है वीडियो। तो यही उसमें बात होती है। दोस्तों नमस्कार।